नमस्ते। आज ना हम भारत की नदियों की कहानी में बहुत गहरे उतरने वाले हैं। ये सिर्फ भूगोल का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा नाटक है जो लाखों सालों में फैला हुआ है। इसमें प्राचीन सभ्यताओं का जन्म है और हमारी सांस्कृतिक पहचान की पूरी यात्रा छिपी है। तो चलिए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। हम सब अक्सर ये मान कर चलते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी नदियां हैं ये तो हमेशा से यहीं थीं, ठीक इसी तरह बहती थीं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये पता चले कि आज से लाखों साल पहले न गंगा थी, न सिंधु और न ही ब्रह्मपुत्र। ये ख्याल ही हमारे सोचने के तरीके को हिला देता है ना। जियोलॉजिस्ट्स हमें एक ऐसी कहानी बताते हैं जो किसी फिक्शन से कम नहीं लगती। मायोसीन युग में जब हिमालय अभी बन ही रहा था, अपनी पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा था, तब उसके ठीक नीचे नीचे एक अकेली बहुत ही विशाल नदी बहा करती थी। इसे नाम दिया गया है शिवालिक या इंडो ब्रह्मा नदी। सोचकर देखिए, एक अकेली नदी जो आज के पूरे उत्तर भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक सींचती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल नदी आखिर गई कहाँ? क्या वो गायब हो गई? असल में वो गायब नहीं हुई, बल्कि वो टूट गई। और ये टूटन धरती के अंदर मची एक जबरदस्त उथल-पुथल का नतीजा थी। इसे हम एक तरह की टेक्टोनिक डकैती भी कह सकते हैं, जो दो हिस्सों में हुई। पहला, प्लीस्टोसिन युग में आज के पाकिस्तान का जो पोटवार पठार है, वो अचानक से ऊपर उठ गया। समझिए जैसे एक जबरदस्त स्पीड ब्रेकर अचानक जमीन से उग आया हो, जिसने नदी के सीधे रास्ते को बीच से ही काट दिया। और दूसरा, ठीक उसी वक्त पश्चिम बंगाल के पास मालदा गैप की जमीन धड़ाम से नीचे धंस गई, जैसे कोई बहुत बड़ा सिंक होल खुल गया हो, जिसने बचे हुए पानी को एक नई दिशा में, मतलब बंगाल की खाड़ी की तरफ खींच लिया। और बस इसी जबरदस्त तोड़फोड़ का नतीजा ये निकला कि वो एक अकेली महानदी तीन अलग अलग सिस्टम में बट गई। पश्चिमी हिस्सा जो पठार की वजह से रुक गया था, वो बन गया सिंधु नदी सिस्टम और अरब सागर की तरफ बहने लगा। बीच वाला हिस्सा जिसे मालदा गैप ने अपनी ओर खींच लिया, उसने पूरब की ओर बहना शुरू कर दिया। ये बनी हमारी आज की गंगा। और जो सबसे पूर्वी हिस्सा था, उसने भी अपना रास्ता बंगाल की खाड़ी की तरफ मोड़ लिया और ब्रह्मपुत्र कहलाया। वाकई आज की ये तीन महान नदियां लाखों साल पहले आए भूचाल का ही नतीजा है। चलिए अब जरा इंडो ब्रह्मा के उस पश्चिमी टुकड़े पर फोकस करते हैं, जो कटकर अलग हो गया था और जिसने आगे चलकर शक्तिशाली सिंधु नदी प्रणाली का रूप लिया। एक ऐसी नदी जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। मुख्य सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रृंखला के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। वहां इसकी धार इतनी तेज, इतनी गुस्सैल होती है कि तिब्बती भाषा में इसे सेंगे खम्बान कहते हैं, यानी शेर का मुंह। नाम से इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। भारत में ये लद्दाख सेंटर करती है और फिर अपनी कई सहायक नदियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा सिस्टम बनाती है। सिंधु का महत्व ना दोहरा है। एक तरफ तो ये वो नदी है जिसके किनारे दुनिया की सबसे पुरानी और शानदार सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता पली बढ़ी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ, तो एक बहुत बड़ी भू राजनीतिक मुश्किल खड़ी हो गई। हुआ ये कि नदियों का जो सोर्स था वो तो भारत में रह गया, लेकिन उन पर निर्भर नहरों का विशाल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया। पानी को लेकर तनाव इतना बढ़ गया कि लगा जैसे जंग छिड़ जाएगी। एक हल निकालना बहुत जरूरी था, और वो हल निकला साल 1960 में। इस साल एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत हुए जो आज भी कायम है। सालों की बातचीत के बाद वर्ल्ड बैंक ने बीच बचाव किया, और तब जाकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि। और पता है इसकी सबसे अनोखी बात क्या थी? इसमें पानी का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि नदियों का ही बंटवारा कर दिया गया, ताकि एक पक्का और स्थिर सिस्टम बन सके। तो हुआ ये कि जो पूरब की नदियां थीं, रावी, ब्यास और सतलुज, उनका पूरा कंट्रोल भारत को मिल गया। और जो पश्चिम की नदियां थीं, सिंधु, झेलम और चिनाब, उनका पानी पाकिस्तान को दे दिया गया। हाँ, भारत को इन पश्चिमी नदियों पर बिजली बनाने जैसे कामों की इजाजत दी गई, लेकिन शर्त ये थी कि पानी के बहाव को रोका नहीं जाएगा। ये इंजीनियरिंग और डिप्लोमेसी का एक कमाल का बैलेंस है। तो ये तो थी उत्तर की बर्फीली विशालकाय नदियों की कहानी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं सीधा हिंदुस्तान के दिल में। यहाँ एक ऐसी नदी है जो भूगोल के सारी नियम तोड़ती हुई नजर आती है।
देखिए, पेनिनसुला की ज्यादातर नदियां पठार की ढलान के कारण पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा ये उल्टी दिशा में पश्चिम की ओर बहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये नदी पठार के ऊपर से नहीं, बल्कि दो पहाड़ों विंध्य और सतपुड़ा के बीच बनी एक गहरी दरार, एक रिफ्ट वैली के अंदर बहती है। और क्योंकि ये इतने सख्त चट्टानी रास्ते से गुजरती है, तो अपने साथ ज्यादा मिट्टी या गाद बहाकर नहीं ला पाती। इसीलिए ये समुद्र में मिलने से पहले कोई डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये गहरी चौड़ी मुहाना बनाती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं, जो सीधा समंदर में खुलती है। लेकिन नर्मदा की कहानी सिर्फ इसके अनोखे भूगोल तक ही नहीं रुकती। भारतीय संस्कृति और आध्यात्म में इसका जो दर्जा है ना, वो अतुलनीय है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि ये जीती जागती आस्था है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था, इसीलिए इन्हें शिवपुत्री भी कहते हैं। और एक और कमाल की बात, इसके तल में मिलने वाला हर गोल पत्थर अपने आप में एक पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग माना जाता है। और शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी नदी है जिसकी श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, मतलब इसके उद्गम से लेकर समुद्र तक और फिर वापस पैदल यात्रा करते हैं। तो हमने इन नदियों का लाखों साल पुराना इतिहास देखा, उनकी सांस्कृतिक अहमियत को समझा। लेकिन अब आते हैं आज की हकीकत पर, एक ऐसी हकीकत जो इनके भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना, कि जिन नदियों की हम माँ की तरह पूजा करते हैं, जिन्हें हम जीवन देने वाली कहते हैं, उन्हीं नदियों में हम अपने कारखानों का जहरीला कचरा, शहरों की गंदगी, सब कुछ बहा रहे हैं। उनका साफ पानी आज जहरीला हो गया है और वो सचमुच दम तोड़ रही हैं। जो नदियां लाखों साल के भूचाल और जमीन की उथल-पुथल को झेल गईं, वो आज हमारे विकास के आगे हार रही हैं। तो सवाल ये है कि एक ऐसी सभ्यता का भविष्य क्या हो सकता है जो अपनी ही जीवन रेखाओं को मिटाने में लगी हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है।